अक्सर एक पत्नी अपने पति की खुशी के लिए उसके दिखाए हुए रास्तों पर ही चलती है और अपना समस्त जीवन व्यतीत कर देती है। हेलो एवरीवन, मैं आर्य पांडे। स्वागत है आपका बुक शॉप पे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रेमचंद द्वारा रचित एक अनोखी कहानी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। मिस्टर सेठ को सभी हिंदुस्तानी चीज़ों से नफरत थी और उनकी सुंदरी पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीज़ों से चिढ़। मगर धैर्य और विनय भारत की देवियों का आभूषण है। गोदावरी दिल पर हजार जब्र करके पति की लाई हुई विदेशी चीज़ों का व्यवहार करती थी। हालांकि भीतर ही भीतर उसका हृदय अपनी परवेशता पर रोता था। वह जिस वक्त अपने छज्जे पर खड़ी होकर सड़क पर निगाह दौड़ाती और कितनी ही महिलाओं को खद्दर की साड़ी पहने गर्व से सिर उठाए चलती देखती, तो उसके भीतर की वेदना एक ठंडी आह बनकर निकल जाती। ऐसा मालूम होता जैसे कि मुझसे ज़्यादा बदनसीब औरत संसार में नहीं है। मैं अपने स्वदेशवासियों की इतनी भी सेवा नहीं कर सकती। शाम को मिस्टर सेठ के आग्रह करने पर वह कहीं मनोरंजन या सैर के लिए जाती तो विदेशी कपड़े पहने हुए निकलते शर्म से उसकी गर्दन झुक जाती थी। वह पत्रों में महिलाओं के जोश भरे व्याख्यान पढ़ती तो उसकी आंखें जगमगा उठती। थोड़ी देर के लिए वह भूल जाती कि मैं यहाँ बंधनों में जकड़ी हुई हूँ। होली का दिन था, 8 बजे रात का समय। स्वदेश के नाम पर बिके हुए अनुरागियों का जुलूस आकर मिस्टर सेठ के मकान के सामने रुका और उसी चौड़े मैदान में विलायती कपड़ों की होलियां लगाने की तैयारी होने लगी। गोदावरी अपनी कमरे की खिड़की पर खड़े यह समारोह देखती थी। एक वो है जो यूं खुशी खुशी आज़ादी के नशे में मतवाले गर्व से सिर उठाए होली लगा रहे हैं, और एक मैं हूँ कि पिंजरे में बंद पक्षी की तरीके फड़फड़ा रही हूँ। इन तालियों को कैसे तोड़ दूँ? उसने कमरे में निगाह दौड़ाई। सभी चीज़ें विदेशी थीं। स्वदेश का एक सूद भी न था। यही चीज़ें वहाँ जलाई जा रही थीं। वही चीज़ें यहाँ उसके हृदय में संचित ग्लानि की भांति संदूक में रखी हुई थीं। उसके जी में एक लहर उठ रही थी कि इन चीज़ों को उठाकर उस होली में डाल दूँ। उसकी सारी ग्लानि, सारी दुर्बलता चलकर भस्म हो जाए। पति की अप्रसन्नता के भय ने उसका हाथ पकड़ लिया। सहसा मिस्टर सेठ ने अंदर आकर कहा, जरा इन सिपाहियों को देखो, कपड़े जला रहे हैं। यह पागलपन, उन्माद और विरोध नहीं तो और क्या है? किसी ने सच कहा है, हिंदुस्तानियों को ना अकल आई है ना आएगी। गोदावरी ने कहा, तुम भी हिंदुस्तानी हो? सेठ ने गर्म होकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे इसका हमेशा से खेद रहता है कि मैं ऐसे अभागे देश में क्यों पैदा हुआ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे हिंदुस्तानी कहे या समझे। कम से कम मैंने आचार विचार, वेशभूषा, रीति नीति, कर्म वचन में कोई ऐसी बात नहीं रखी जिससे कोई मुझे हिंदुस्तानी होने का कलंक लगाए। पूछिए, जब हमें 8 आने के कज में बढ़िया कपड़े मिलते हैं तो हम क्यों मोटा टाटा खरीदें? इस विषय में हर एक को पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए। ना जाने क्यों गवर्नमेंट ने इन दुष्टों को यहाँ जमा होने दिया। अगर मेरे हाथ में अधिकार होता तो सबों को जहन्नुम रसीद देता, तब आटे दाल का भाव मालूम होता। गोदावरी ने अपने शब्दों में तीक्ष्ण तिरस्कार भरकर कहा, तुम्हें अपने भाइयों का जरा भी ख्याल नहीं आता? भारत के सिवा और भी कोई देश है जिस पर किसी दूसरी जाति का शासन हो? छोटे छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। क्या एक हिंदुस्तानी के लिए यह लज्जा की बात नहीं कि वह अपने थोड़े से फायदे के लिए सरकार का साथ देकर अपने ही भाइयों के साथ अन्याय करे? सेठ ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैं इन्हें अपना भाई नहीं समझता। गोदावरी ने कहा, आखिर तुम्हें सरकार जो वेतन देती है वो इन्हीं की जेब से तो आता है। सेठ ने कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मेरा वेतन किसके जेब से आता है। मुझे जिसके हाथ से मिलता है वो मेरा स्वामी है। न जाने इन दुष्टों को क्या सनक सवार हुई है। कहते हैं भारत आध्यात्मिक देश है। क्या अध्यात्म का यही आश्रय है कि परमात्मा के विधानों का विरोध किया जाए? जब ये मालूम है कि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ती भी नहीं हिल सकती, तो ये कैसे मुमकिन है कि ये इतना बड़ा देश परमात्मा की मर्जी के बगैर अंग्रेजों के अधीन हो? क्यों इन दीवानों को इतनी अकल नहीं आती कि जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होगी कोई अंग्रेजों का बाल भी बाका नहीं कर सकेगा? गोदावरी ने कहा, तो फिर क्यों करते हो नौकरी? परमात्मा की इच्छा होगी तो आप ही भोजन मिलेगा। बीमार होते हो तो क्यों दौड़े वैद्य के घर जाते हो? परमात्मा उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। सेठ ने बोला, बेशक करता है, लेकिन अपने घर में आग लगा देना, घर की चीजों को जला देना ऐसा काम है जिन्हें परमात्मा कभी पसंद नहीं कर सकता। गोदावरी ने कहा, तो यहाँ के लोगों को चुपचाप बैठना चाहिए।
सेठ ने कहा। नहीं, रोना चाहिए। इस तरह रोना चाहिए जैसे बच्चे माता के दूध के लिए रोते हैं। सहसा होली जली। आग की शिखाएं आसमान से बातें करने लगीं, मानो स्वाधीनता की देवी अग्नि वस्त्र धारण किए हुए आकाश के देवता से गले मिलने जा रही हो। दीनानाथ ने खिड़की बंद कर दी। उनके लिए यह दृश्य भी असहाय था। गोदावरी इस तरह खड़ी रही जैसे कोई गाय कसाई के खूंटे पर खड़ी हो। उसी वक्त किसी के गाने की आवाज़ आई, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। गोदावरी के विषाद से भरे हुए हृदय में एक चोट लगी। उसने खिड़की खोल दी और नीचे की तरफ झांका। होली अब भी जल रही थी। एक अंधा लड़का अपनी खंजरी बजाकर गा रहा था, वतन की देखिए तकदीर अब कब बदलती है। वह खिड़की के सामने पहुंचा तो गोदावरी ने पुकारा, ओ अंधे, खड़ा रह। अंधा खड़ा हो गया। गोदावरी ने संदूक खोला पर उसमें उसे एक पैसा मिला। नोट और रुपए थे, मगर अंधे फकीर को नोट या रुपए देने का कोई सवाल नहीं था। पैसे अगर 2-4 मिल जाते तो उस वक्त वह ज़रूर दे देती, पर वहाँ एक ही पैसा था, वह भी इतना घिसा हुआ कि कहार बाजार से लौटा लाया था, किसी दुकानदार ने ना लिया था। अंधे को वह पैसा देते हुए गोदावरी को शर्म आ रही थी। वह ज़रा देर तक पैसे को हाथ में लिए संशय में खड़ी रही। तब अंधे को बुलाया और पैसा दे दिया। अंधे ने कहा, माता जी कुछ खाने को दीजिए, आज दिन भर से कुछ नहीं खाया। गोदावरी ने कहा, दिन भर मांगता है तब भी तुझे खाने को नहीं मिलता। अंधा बोला, क्या करूं माता, कोई खाने को नहीं देता, इस पैसे से खा लेना। अंधे ने कहा, खा लूंगा माता जी, भगवान आपको खुश रखे, अब यहीं सोता हूँ। दूसरे दिन प्रातःकाल अंग्रेजों की तरफ से एक आम जलसा हुआ। मिस्टर सेठ ने विलायती टूथ पाउडर विलायती ब्रश से दांतों पर मला, विलायती साबुन से नहाया, विलायती चाय विलायती प्याली में पी, विलायती बिस्किट विलायती मक्खन के साथ खाया, विलायती दूध पिया, फिर विलायती सूट धारण करके विलायती सिगार मुंह में दबाकर घर से निकले और अब मोटरसाइकिल में बैठकर फ्लावर शो देखने चले गए। गोदावरी को रात भर नींद नहीं आई थी। दुराशा और पराजय की कठिन यंत्रणा किसी कोढ़े की तरह उसके हृदय पर पड़ रही थी। ऐसा मालूम होता कि ये उसके कंठ में कोई कड़वी चीज अटक गई है। मिस्टर सेठ को अपने प्रभाव में लाने की उसने वह सब योजना की जो एक रमणी कर सकती है, पर उस भले आदमी पर उसके सारे हाव भाव, मंद मुस्कान, वाणी विलास कोई भी असर न हुई। खुद को तो स्वदेशी वस्त्रों के व्यवहार करने पर क्या राजी होते, गोदावरी के लिए भी एक खद्दर की साड़ी लेने पर भी सहमत न हुए। यहाँ तक कि गोदावरी ने उनसे कोई भी चीज मांगने की कसम खा ली। क्रोध और ग्लानि ने उसकी सद्भावना को इस तरह विकृत कर दिया जैसे कोई मैली वस्तु निर्मल जल को दूषित कर देती है। उसने सोचा, जब ये मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते, तब फिर मैं क्यों इनके इशारों पर चलूं? मैं क्यों इनकी इच्छाओं की गुड़िया बनी रहूं? मैंने इनके हाथ कुछ अपनी आत्मा नहीं बेची है। अगर आज ये चोरी या गबन करें तो क्या मैं सजा पाऊंगी? इसकी सजा तो ये खुद झेलेंगे। इसका अपराध इनके ऊपर होगा। इन्हें अपने कर्म और वचन का अख्तियार है, मुझे अपने कर्म वचन का अख्तियार। यह अपनी सरकार की गुलामी करें, अंग्रेजों की चौखट पर नाक रगड़े। मुझे क्या गर्ज है कि उसमें इनका सहयोग करूं? जिसमें आत्माभिमान नहीं, जिसने अपने को स्वार्थ के हाथों बेच दिया, उसके प्रति अगर मेरे मन में भक्ति न हो तो मेरा दोष नहीं। यह नौकर है या गुलाम? नौकरी और गुलामी में अंतर है। नौकर कुछ नियमों के अधीन अपना निर्धारित काम करता है। वह नियम स्वामी और सेवक दोनों पर ही लागू होते हैं। स्वामी अगर अपमान करे, अपशब्द कहे, तो नौकर उसको सहन करने के लिए मजबूर नहीं। गुलाम के लिए कोई शर्त नहीं, उसकी दैहिक गुलामी पीछे होती है, मानसिक गुलामी पहले हो जाती है। सरकार ने इनसे कब कहा है कि देसी चीजें न खरीदें? सरकारी टिकटों तक पर यह शब्द लिखे होते हैं, स्वदेशी चीजें खरीदो। इससे विदित है कि सरकार देशी चीजों का निषेध नहीं करती। मिस्टर सेठ ने कुछ झड़कते हुए कहा, कल फ्लावर शो देखने चलोगी? गोदावरी ने विकृत मन से कहा, नहीं, बहुत अच्छा तमाशा है, मैं कांग्रेस के जलसे में जा रही हूँ। मिस्टर सेठ के ऊपर यदि छत गिर पड़ी होती या उन्हें बिजली का तार हाथ में पकड़ लिया होता तो भी वह इतना बदहवास न होते। आंखें फाड़ कर बोले, तुम कांग्रेस के जलसे में जाओगी? हाँ, जरूर जाऊंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाओ। अगर तुम मेरी परवाह नहीं करते तो मेरा धर्म नहीं कि तुम्हारी एक भी आज्ञा का पालन करूं। मिस्टर सेठ ने आंखों में विष भरकर कहा, नतीजा बुरा होगा। गोदावरी ने मानो तलवार के सामने छाती खोल कर बोला, इसकी चिंता नहीं, तुम किसी के ईश्वर नहीं हो। मिस्टर सेठ खूब गर्म पड़े, धमकियां दी, आखिर मुंह फेर कर लेटे रहे। फ्लावर शो जाते वक्त उन्होंने गोदावरी से कुछ न कहा। गोदावरी जिस समय कांग्रेस के जलसे में पहुंची, कई हजारों मर्दों और औरतों का जमावड़ा था। मंत्री ने चंदे की अपील की थी और कुछ लोग चंदा दे रहे थे। गोदावरी उस जगह खड़ी हो गई जहां और स्त्री जमा थीं और देखने लगी कि लोग क्या देते हैं। अधिकांश लोग 2-2, 4-4 आने ही दे रहे थे। वहां ऐसा धनवान था ही कौन? उसने अपनी जेब टटोली
तो 1 रुपया निकला। उसने समझा यह काफ़ी है। इसी इंतज़ार में थी कि झोली सामने आवे तो उसमें डाल दूं। सहसा वही अंधा लड़का जिसको उसने पैसे दिए थे न जाने किधर से आ गया और जो ही चंदे की झोली उसके सामने पहुंची उसने उसमें कुछ डाल दिया। सबकी आंखें उसकी तरफ उठ गईं। सबको कोतूहल हो रहा था कि उस अंधे ने क्या दिया। कहीं एक आधा पैसा मिला होगा, दिन भर गला फाड़ता है, तभी तो उस बेचारे को रोटी नहीं मिलती। अगर यही गाना सज्जा के साथ किसी महफिल में होता तो रुपए बरसते, लेकिन सड़क पर गाने वाले अंधे की कौन परवाह करता है। झोली में पैसा डालकर अंधा वहां से चल दिया और कुछ दूर जाकर गाने लगा, वतन की देखें तकदीर कब तक बदलती है। सभापति ने कहा, मित्रों देखिए, यह वह पैसा है जो एक गरीब अंधा लड़का इस झोली में डाल गया। मेरी आंखों में इस 1 पैसे की कीमत किसी अमीर के 1000 रुपए से कम नहीं। शायद यही इस गरीब की सारी बिसात होगी। हमारे यहाँ क्यों इतने फ़कीर दिखाई देते हैं? या तो इसलिए कि समाज में इन्हें कोई काम नहीं मिलता, या दरिद्रता से पैदा हुए बीमारियों के कारण ये सब इस योग्य ही नहीं रह गए कि कुछ काम कर सकें, या भिक्षावृत्ति ने इनमें कोई सामर्थ्य नहीं छोड़ी। स्वराज के सिवा इन गरीबों का अब उद्धार कौन कर सकता है? देखिए, वह गा रहा है, वतन की देखें तकदीर कब बदलती है। इस पीड़ित हृदय में कितना उत्सर्ग! क्या अब भी कोई संदेह कर सकता है कि यह किसकी आवाज़ है? पैसे को ऊपर उठाकर आप में से कौन इस रत्न को खरीद सकता है? गोदावरी के मन में जिज्ञासा हुई, क्या ये वही पैसा तो नहीं जो रात को मैंने उसे दिया था? क्या उसने सच में रात में कुछ नहीं खाया? उसने जाकर समीप से पैसे को देखा जो मेज पर रख दिया गया था। उसका हृदय धक से हो गया। ये वही घिसा हुआ पैसा था। उस अंधे की दशा, उसके त्याग का स्मरण करके गोदावरी अनुरक्त हो उठी। कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे आप ये पैसे दे दीजिए, मैं 5 रुपए दूंगी। सभापति ने कहा, एक बहन इस पैसे के दाम 5 रुपए दे रही है। दूसरी आवाज़ आई, 10 रुपए। तीसरी आवाज़ आई, 20 रुपए। उसके मुख पर आत्माभिमान झलक रहा था, मानो कह रहा हो कि यह कौन है जो मेरी बराबरी कर सके। गोदावरी के मन में स्पर्धा का भाव जाग उठा। चाहे कुछ हो जाए, इसके हाथ में यह पैसा न जाए। समझता है इसने 20 रुपए क्या कह दिए, सारे संसार को मोल लिया। गोदावरी ने 40 रुपए। उस पुरुष ने तुरंत कहा 50 रुपए। हजारों आंखें गोदावरी की ओर उठ गईं, मानो कह रही हूं, अब आप ही हमारी लाज रखिए। गोदावरी ने उस आदमी की ओर देखकर धमकी से मिलते हुए स्वर में कहा, 100 रुपए। धनी आदमी ने फिर तुरंत कहा, 120 रुपए। लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। समझ गए इसी के हाथ विजय रही। निराश आंखों से गोदावरी की ओर ताकने लगे, मगर जो ही गोदावरी ने मुंह से निकाला 150 कि चारों तरफ तालियां पड़ने लगी, मानो किसी दंगल के दर्शक अपने पहलवान की विजय पर मतवाले हो गए हों। उस आदमी ने फिर कहा, 250। गोदावरी बोली, 200। फिर चारों तरफ तालियां पड़ी। प्रतिद्वंदी ने अब मैदान से हट जाने में ही अपनी भलाई समझी। गोदावरी विजय के गर्व पर नम्रता का पर्दा डाले हुए खड़ी थी और हजारों शुभकामनाएं उस पर फूलों की तरह बरस रही थीं। जब लोगों को मालूम हुआ कि ये देवी मिस्टर सेठ की बीवी हैं, तो उन्हें ईर्ष्या में आनंद के साथ उस पर दया भी आई। मिस्टर सेठ अभी फ्लावर शो में ही थे कि एक पुलिस के अफसर ने उन्हें यह घातक संवाद सुनाया। मिस्टर सेठ सख्ते में पड़ गए, मानो सारी देह शून्य हो गई हो। फिर दोनों मुट्ठी दबाई, दांत पीसे, होठ चबाए और उसी वक्त घर चले। उनकी मोटरसाइकिल कभी इतनी तेज न चली थी। घर में कदम रखते ही उन्होंने चिंगारी भरी आंखों से देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे मुंह में कालिक पुतवाना चाहती हो? गोदावरी ने शांत भाव से कहा, कुछ मुंह से भी तो कहो, या गालियां ही दोगे? तुम्हारे मुंह में कालिक लगेगी तो क्या मेरे मुंह में ना लगेगी? तुम्हारी जड़ खुदेगी तो मेरे लिए दूसरा कौन सा सहारा है? मिस्टर सेठ ने कहा, सारे शहर में तूफान मचाया हुआ है, तुमने मेरे पैसे क्यों दिए? गोदावरी ने शांत स्वभाव से कहा, इसीलिए क्योंकि मैं उसे अपने ही रुपए समझती हूँ। मिस्टर सेठ ने दांत किड़किड़ाते हुए बोला, हरगिज नहीं, तुम्हें मेरे रुपए खर्च करने का कोई हक नहीं। गोदावरी ने कहा, बिल्कुल गलत। तुम्हारे रुपए खर्च करने का तुम्हें जितना अधिकार है उतना ही मुझे भी है। हाँ, जब तलाक का कानून पास कर लोगे और तलाक दे दोगे तब ना रहेंगे। मिस्टर सेठ ने अपना हैट इतनी जोर से मेज पर फेंका कि वो लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर गया और बोले, मुझे तुम्हारी अक्ल पर अफसोस होता है। जानती हो तुम्हारी इस उद्दंडता का नतीजा क्या होगा?
मुझसे जवाब तलब हो जाएगी। बताओ क्या जवाब दूंगा? जब ये जाहिर है कि कांग्रेस सरकार से दुश्मनी कर रही है तो कांग्रेस की मदद करना सरकार के साथ दुश्मनी करना है। तुमने तो नहीं की कांग्रेस की मदद, तुमने तो की ना, उसकी सजा मुझे मिलेगी या तुम्हें? अगर मैं चोरी करूं तो क्या तुम जेल जाओगे? चोरी की बात और है, यह बात और है। तो क्या कांग्रेस की मदद करना चोरी और डाके से भी बुरा है? हाँ, सरकारी नौकर के लिए चोरी और डाके से भी कहीं बुरा है। मैंने ये नहीं समझा था। अगर तुमने ये नहीं समझा था तो तुम्हारी ही बुद्धि का भ्रम है। रोज अखबारों में पढ़ती हो, देखती हो, फिर भी मुझसे पूछती हो। एक कांग्रेस का आदमी प्लेटफॉर्म पर बोलने खड़ा होता है तो 20 सादे कपड़े वाले पुलिस अफसर उसकी रिपोर्ट लेने बैठते हैं। कांग्रेस के सरगनों के पीछे कई मुखबिर लगा दिए जाते हैं जिनका काम यही है कि उन पर कड़ी निगाह रखें। चोरों के साथ तो इतनी सख्ती की भी नहीं जाती, इसीलिए हजारों चोरियां और डाके और खून रोज होते रहते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता और ना ही पुलिस कोई परवाह करती है। मगर पुलिस को जिस मामले में राजनीति की गंध भी आ जाती है, फिर देखो पुलिस की मुस्तैदी। इंस्पेक्टर जनरल से लेकर के कांस्टेबल तक एड़ी तक का जोर लगाते हैं। सरकार को चोरों से भय नहीं है। चोर सरकार पर चोट नहीं करते, कांग्रेस सरकार के अधिकार पर हमला करती है। इसलिए सरकार भी अपनी रक्षा के लिए अपने अधिकार से काम लेती है। यही तो प्रकृति का नियम है। मिस्टर सेठ आज दफ्तर चले तो उनके कदम पीछे हो रहे थे। ना जाने वहाँ क्या हाल हो। रोज की तरह दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने चपरासियों को डांटा नहीं, क्लर्कों पर रौब नहीं जमाया। चुपके से जाकर कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा मालूम होता कोई तलवार सिर पर लटक रही हो। साहब की मोटर की आवाज सुनते ही उनके प्राण सूख गए। रोज वो अपने कमरे में बैठे रहते। जब साहब आकर बैठ जाते तब आधे घंटे के बाद मिसालें लेकर पहुंचते थे। आज वो बरामदे में खड़े थे। साहब उतरे तो झुककर उनको सलाम किया, मगर साहब ने मुंह फेर लिया। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे, आगे बढ़कर पर्दा हटा दिया। साहब कमरे में बैठ गए तो सेठ साहब ने पंखा खोल दिया। मगर जान सूखी जाती है कि देखो कब सिर पर तलवार गिरती है। साहब जो ही कुर्सी पर बैठे, सेठ ने लपक कर सिगार केस और दिया सलाई मेज पर रख दी। एकाएक ऐसा मालूम हुआ मानो आसमान फट गया हो। साहब ने गरज कर कहा, तुम दगाबाज आदमी है। सेठ ने इस तरह साहब की तरफ देखा जैसे उसका मतलब नहीं समझे। साहब ने फिर गरज कर कहा, तुम दगाबाज आदमी है। मिस्टर सेठ का खून गर्म हो उठा। मेरा तो ख्याल है कि मुझसे बड़ा राजभक्त इस देश में ना होगा। साहब ने कहा, तुम नमक हराम आदमी है। मिस्टर सेठ के चेहरे पर सुर्खियां आईं। आप व्यर्थ ही अपनी जबान खराब कर रहे हैं। साहब ने फिर कहा, तुम शैतान आदमी हैं। मिस्टर सेठ की आंखों में फिर सुर्खियां आईं। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसी बातें सुनने की मुझे आदत नहीं। साहब ने गरजते हुए कहा, चुप रहो यू इडियट। तुमको सरकार 500 रुपया इसलिए नहीं देती कि तुम अपनी वाइफ के हाथ से कांग्रेस का चंदा दिलवाओ। मिस्टर सेठ को अब अपनी सफाई देने का अवसर मिला। बोले, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी वाइफ ने सरासर मेरी मर्जी के खिलाफ रुपए दिए हैं। मैं तो उस वक्त फ्लावर शो देखने गया था जहाँ मिस फ्रैंक का गुलदस्ता 5 रुपए में लिया। वहाँ से लौटा तो मुझे यह खबर मिली। साहब ने कहा, ओह, तुम हमको बेवकूफ बनाता है। यह बात अग्निशिला की भांति जो ही साहब के मस्तिष्क में घुसी, उनके मिजाज का पारा उबल के दर्ज तक पहुंच गया। किसी हिंदुस्तानी की इतनी मजाल कि उन्हें बेवकूफ बनाए, वह जो हिंदुस्तान के बादशाह हैं, जिनके पास बड़े बड़े तुलकेदार सलाम करने आते हैं, जिनके नौकरों को बड़े बड़े रईस नजराना देते हैं, उन्हें कोई बेवकूफ बनाए। उनके लिए वह असहनीय था। रोल उठाकर दौड़। मिस्टर सेठ भी मजबूत आदमी थे। यूं वो हर तरह की खुशामद किया करते थे, लेकिन यह अपमान स्वीकार न कर सके। उन्होंने रोल को तो हाथ में लिया, पर एक टांग आगे बढ़ाकर ऐसा घूसा साहब के मुंह पर रसीदा कि साहब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह इस मुष्ट प्रहार के लिए तैयार नहीं थे। कुर्सी पर बैठकर नाक का खून पोंछने लगे। फिर मिस्टर सेठ से उलझने की हिम्मत नहीं पड़ी, मगर दिल में सोच रहा था, इसे कैसे नीचा दिखाऊं। मिस्टर सेठ भी अपने कमरे में आकर इस परिस्थिति पर विचार करने लगे। उन्हें बिल्कुल खेद न था, बल्कि वो अपने साहस पर प्रसन्न थे। इसकी बदमाशी तो देखो, मुझ पर रोल चला दिया। ना दबते हैं उतना ही दबाया जाता है। मैम यारों के लिए घूमा करती हैं, उससे बोलने की हिम्मत नहीं है। मुझसे शेर बन गया। अब दौड़ेगा कमिश्नर के पास, मुझे बर्खास्त कराए बगैर न छोड़ेगा। ये सब कुछ गोदावरी के कारण हो रहा है। बेइज्जती तो हो ही गई है, अब रोटी को भी मोहताज होना पड़ेगा। मुझसे तो कोई पूछेगा भी नहीं, बर्खास्ती का फरमान आ जाएगा। अपील कहाँ होगी? सेक्रेटरी है हिंदुस्तानी मगर अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेज, होम मेंबर भी हिंदुस्तानी मगर अंग्रेजों के गुलाम। गोदावरी के चंदे का हाल सुनते ही उन्हें जूड़ी चढ़ जाएगी। न्याय की किसी से आशा नहीं। अब यहाँ से निकल जाना ही कुशल है। उन्होंने तुरंत एक इस्तीफा लिखा और साहब के सामने भेज दिया। साहब ने उस पर तुरंत लिख दिया, बर्खास्त। दोपहर को जब मिस्टर सेठ मुंह लटकाए हुए घर पहुंचे तो गोदावरी ने पूछा, आज जल्दी कैसे आ गए?
मिस्टर सेठ दहकती हुई आंखों से देखकर बोले। जिस बात पर लगी थी वह हो गई, गोदावरी ने कहा। बात क्या हो गई, कुछ कहो भी तो, सेठ ने कहा। बात क्या होगी, उसने आंखें दिखाई, मैंने चमाटा जमाया और इस्तीफा देकर चला आया। गोदावरी ने कहा। इस्तीफा देने की क्या जल्दी थी, सेठ ने बोला। और क्या, फिर सिर के बाल नोचवाता? तुम्हारा यही हाल रहा तो आज नहीं तो कल अलग होना ही पड़ता, गोदावरी ने कहा। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ, आज से तुम भी कांग्रेस में शरीफ हो जाओ, सेठ ने होठ चबा कर कहा। लजाओगी तो नहीं, ऊपर से घाव पर नमक छिड़क रही हो, गोदावरी ने बोला। लजाऊंगी क्यों, मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारी बेड़ियां कट गईं, सेठ बोले। आखिर कुछ सोचा है, काम कैसे चलेगा, गोदावरी ने कहा। सब सोच लिया है, मैं चलाकर दिखा दूंगी। हाँ, मैं जो कुछ कहूँ तुम वही किए जाना। अब तक मैं तुम्हारे इशारों पर चलती थी, अब तुम मेरे इशारों पर चलना। मैं तुमसे किसी बात की शिकायत ना करती थी। तुम जो कुछ खिलाते थे खाती थी, जो कुछ पहनाते थे पहनती थी, महल में रखते महल में रहती, झोपड़ी में रखते झोपड़ी में रहती। उसी तरह तुम भी रहना। जो काम करने को कहूँ वो करना, फिर देखो कैसे काम नहीं चलता। बड़प्पन सूट बूट और ठाट बाट में नहीं है, जिसकी आत्मा पवित्र हो वही ऊंचा है। आज तक तुम मेरे पति थे, आज मैं तुम्हारी पति हूँ। सेठ जी उसकी ओर स्नेह की आंखों से देखकर हंस पड़े। ये कहानी पढ़ने के बाद ये एहसास हुआ कि ये कहानी उन पत्नियों की नहीं है जो अपना सारा जीवन पति को खुश करने में ही बिता देती हैं, बल्कि उस पत्नी की कहानी है कि यदि पति गलत भी है तो भी वो उसके खिलाफ खड़ी होती है और उसे सही मार्ग पर लेकर के आती है। सच में ये कहानी हमें देशभक्ति की भावना के साथ साथ आपसी प्रेम पर भी सोचने पर मजबूर करती है। और आखिरी में गोदावरी के शब्द, अब मैं आपका पति, हमारे चेहरों पर एक मीठी सी मुस्कान छोड़कर कहानी को यूं ही समाप्त कर देती है। आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही दिलचस्प और प्रेमचंद की अनछुई कहानियों को सुनने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें बुकशप को। अंटिल देन, हैप्पी रीडिंग।